तो मैं जो डिस्कस कर रहा था कि ये पहली इसकी स्लाइड थी जिसपे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्रॉनिक इश्यूज है सोशली और इकोनॉमिकली, वो एक्यूट पॉवर्टी है। इसमें पहली बात मैंने आपसे ये की थी कि तकरीबन हर तीसरा आदमी पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुर्बत का शिकार है, और 20% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास खाने पीने को प्रॉपर मैसर, खाना पीना प्रॉपर मैसर नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, उनके बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, हेल्थ और लिटरेसी की फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। और असल आखिर में बात यह है कि उनकी जो औलाद है उसके पास भी कोई सोशल अपवर्ड मोबिलिटी की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए कि जब आप उनको पढ़ना और पढ़ाई की और सेहत की सहूलियात ही बेसिक नहीं दे पा रहे, तो इस बात का इम्कान बहुत कम है कि जी वो उनकी नस्ल आगे अच्छा काम कर सके। तो हम एक लॉस्ट जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं ये कह रहा था कि तीनों हवालों से, अगर हम इखलाकी हवाले से देखें या हम इकोनॉमिकली देखें या हम तीसरे तौर पर सोशली देखें, तीनों हवालों से ये एक अहम तरीन मौजू है। और ये पाकिस्तान की बड़ी ग्रेव इस मामले में सिचुएशन है वो मैं ज़रा वर्ल्ड के कुछ अदाद शुमार आपके सामने रखा हूँ, क्योंकि जनरली हम ये समझते हैं कि यूरोप और अमेरिका के अंदर क्योंकि इतनी तरक्की है तो वहाँ पे हालात खासे बेहतर होंगे। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे कि ऑक्सफर्ड में एक बड़ा मशहूर इदारा है कि जो गुर्बत के जो है वो हवाले से अपने स्टैटिस्टिक्स दे रहा होता है। ऑक्सफर्ड ने 2010 के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स दी कि तकरीबन 388 लोग जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, अगर उनकी दौलत को जमा किया जाए तो वो तकरीबन आधी दुनिया के बराबर है। यानी दुनिया में अगर 7.2 बिलियन लोग हैं अमीर टोटल लोग, तो उनमें से जो जो बॉटम पे जो 3.8 बिलियन लोग हैं, 3.6 बिलियन लोग हैं, उनकी दौलत के बराबर जो है वो 388 लोग हैं। अच्छा, ये जो है वो गुर्बत की सतह अगले 7 सालों के अंदर और बढ़ गई, और 2017 के अंदर ये पोजीशन ये हुई कि वो जो 388 लोग थे वो गए जिनके पास जो है वो इतनी दौलत जमा है कि जो आधी दुनिया के पास मौजूद है। और अगर हम 2020-21 में ये बात करेंगे तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 10-12 लोग रह जाएंगे। यानी पहले अगर एक बड़े जहाज में उतने लोग आ सकते थे जिनके पास आज दुनिया की आधी दुनिया जो बॉटम पे है उसके बराबर दौलत है, तो वो फिर वो जहाज जो है वो बस में कन्वर्ट हो गया, 42 लोग बस में आ सकते हैं। और अब मेरा ख्याल है 2020-21 के अंदर इतने लोग शायद एक गाड़ी में आना शुरू हो जाएं। और यानी इसका मतलब इतनी एक्सट्रीम जो है वेल्थ है। अच्छा, इसमें कोई बहुत हैरत की बात इसलिए नहीं है कि दुनिया में जो नीचे के जो 50% लोग हैं उनमें से तकरीबन 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई वेल्थ ही नहीं है, यानी वो नेगेटिव उस पर बैठे हुए हैं, उनके उनके पास कोई यानी कोई उनके पास एसेट्स है ही नहीं। अच्छा, जो जो रिचेस्ट लोग हैं 1% लोग, वो तकरीबन 80% जो है वो जो दौलत और आ रही है वो उनके पास जा रही है। और एक तरफ इतनी वो दौलत की कंसंट्रेशन है, दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि इसके बावजूद कि चाइना के तकरीबन 400-500 लोग जो है वो गुर्बत से निकल चुके हैं, उसके बावजूद तकरीबन 650 से 700 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जिनके पास खाने पीने को अवेलेबल नहीं है, जिनके पास जो है वो प्रॉपरली जो है वो सेहत की सहूलियात नहीं है। अच्छा, ये जो ऑक्सफर्ड ने पूरी दुनिया की मिसाल बताई, मैं अमेरिका के अंदर इस वक्त जो अमेरिका की जो 50% जो बॉटम की आबादी है, उसके बाद जो टोटल वेल्थ है वो तकरीबन 8 लोग यानी 2 फैमिलीज के लोग हैं जिनको अगर आप दौलत जमा कर लें तो उनके बराबर है। और वो लोग वो हैं जैसे एक वॉलमार्ट्स वाले हैं, एक दूसरे को ब्रदर्स हैं कि जिन्होंने दौलत अभी इनहेरिट की है और उनके पास इतनी दौलत मौजूद है। तो ये दुनिया का भी हाल है और अमेरिका का हाल इससे इसी तरीके से, वहां भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊं, ये अमेरिका का एक रक्षा है, इसमें आप देखेंगे नीचे एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है, ये जो रेड रंग का डॉट, ये तकरीबन जो है इतना, अगर हम अमेरिका को दौलत की बेसिस पे, वेल्थ की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो जो छोटा सा डॉट है रेड रंग का, ये जो है वो तकरीबन उनके 40% लोगों की वेल्थ है। और ये जो अगर आप सबसे बड़ा जो 1% इनका देख रहे हैं कि जो 1% लोग हैं इनके पास आधी अमेरिका, यानी तकरीबन 50% वेल्थ इन 1% लोगों के पास मौजूद है। और तेजी से उनमें उसमें इजाफा भी हो रहा है, यानी ये उनकी दौलत सिमटती जा रही है और जो 1% लोग हैं उनकी दौलत में इजाफा भी हो रहा है। ये आप देखिए अगली स्लाइड है जिसमें जो टॉप 5% है, इनमें से जाहिर है कि मेन जो है वो टॉप 1% के पास है, लेकिन जो टॉप 5% है उनके पास 55% जो है वो वेल्थ अब 60% से भी ऊपर पहुंच रही है। और जो इसमें से जो 1% है उनके पास तकरीबन 50% जो है वो है वेल्थ जमा है। तो एक्सट्रीम कंसंट्रेशन न सिर्फ दुनिया में है बल्कि अमेरिका के अंदर भी एक्सट्रीम कंसंट्रेशन है। नीचे बॉटम 50% को अगर हम देखें तो नीचे एक लाइन है जो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि नीचे की लाइन से वो टच कर रही है। उसकी वजह यह है कि जो नीचे के जो 25% लोग हैं उनके अगर आप राइट साइड पे देखें तो $13,000 वो डेट के अंदर है। अगर ऊपर के 10% लोगों के पास 4 मिलियन की दौलत है एवरेज,
और तो नीचे के जो 25% लोग हैं वो 30%, 13,000 डेट के अंदर हैं। तो इस लिहाज से जो हमारा ये ख्याल होता है कि जी जनरली कि अमेरिका बड़ा ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल कंट्री है, अमीर कंट्री है, तो वहाँ पे सब लोग जो है वो मज़े में रह रहे होंगे, ये बात नहीं है, बल्कि ये कि वहाँ भी जो जो उनका जो बॉटम है में जो 40-50% लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी इस तरह से नहीं है कि कर्ज़े में ज़िंदगी गुज़र रही है और उनको हर तरह की परेशानियाँ जो है वो आ रही हैं। अच्छा, और ये जो है, ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो रहा है। अब हम मैंने आपको सामने एक स्लाइड दिखाई है जो 1962 से लेकर 2014 तक की स्लाइड है। इसमें जो जो रेड लाइन है, ये वो लोग हैं कि जो 1% लोग हैं जो टॉप के 1% है। इनके पास 1962 में इनके पास सिर्फ 12-14% वेल्थ थी, जो ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते आप देखेंगे कि 1986-82 के बाद ये तेजी से इंक्रीज हुई है और ये इंक्रीज होकर तकरीबन 20% पे पहुंच गई है। डेफिनेटली इनकम जो है ना, वेल्थ ज्यादा कंसंट्रेट होती है, वेल्थ इन लोगों का 50% है, लेकिन जो इनकम है यानी इनकम जो ये कमा रहे हैं वो 20% है। इनकम वेल्थ जो लोग जो बॉटम के लोग होते हैं उनकी इनकम तो वेल्थ में कन्वर्ट ही नहीं होती, इसलिए कि वो तो खर्च करके बैठ चुके होते हैं। तो इन जो 1% लोग हैं इनके पास 50% दौलत है और ये 20% तकरीबन जो है वो इनकम कमा रहे हैं। जो भी इनकम हो रही है, बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो कैपिटल गेन्स होते हैं वेल्थ में तो कन्वर्ट हो जाते हैं, मगर इनकम में उस तरीके से नहीं आ रहे होते। और जो दूसरा जो लाइन है, जो दूसरी लाइन है, उसमें आप देखेंगे जो टॉप 50% है वो 1986 में उनके पास 18-20% जो है वो वेल्थ थी, लेकिन वो ग्रेजुअली गिर के 12% हो गई है। तो बड़ा क्लियरली नजर ये आ रहा है कि दौलत की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और बॉटम पे लोग ना वो इनकम कमा पा रहे हैं कि उनके लिए आगे भी उनकी औलाद के लिए, उनके अपने लिए जिंदगी के मसाइल ज्यादा होंगे, और ये दौलत कंसंट्रेट होके ये ऊपर पे जाके कंसंट्रेट हो रही है। और क्लियरली ये पता चल रहा है कि जी दुनिया का भी यही हाल है और अमेरिका का भी हाल है, जिसको हम बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री समझ रहे होते हैं कि जी वहां पे चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, इसमें इसमें अगली स्लाइड में मैं आपको एक आध चीज और दिखा दूं कि ये जो इनके मीडियम लोग हैं, यानी जो मीडियम 50% लोग हैं, इनकी अमेरिका के अंदर तकरीबन जो उनके जो वर्कर है उसकी सैलरी तकरीबन 40 ईयर्स से ना इंक्रीज कोई नहीं हुई है। यानी 2070-80 के अंदर जो सैलरीज थी वही सैलरी, एवरेज सैलरी अभी भी है, अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करें। ऑल दो कि अमेरिका की जो प्रोडक्टिविटी है यानी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन डबल बढ़ चुकी होगी, लेकिन मीडियन ये होता है कि जो हाफ बिलो हाफ अबव, यानी 25% से लेकर 75% की जो लोग होते हैं उनकी सैलरी गुज़श्ता 40 साल से स्टेगनेंट है। अगर हमें 1-2 साल सैलरी इंक्रीज ना मिले तो हम खासे परेशान होते हैं, लेकिन 40 ईयर्स से एज अ ग्रुप उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। और उसमें भी जो मेल वर्कर्स है उनकी सैलरी कम हुई है, क्योंकि औरतों की सैलरी बढ़ी है तो एवरेज बराबर है, लेकिन मेल सैलरी कम हुई है। अच्छा, उनके पास सिर्फ एक वो है कि बॉटम वाले उससे भी खराब हाल उनका हाल उससे भी खराब है। ये बॉटम ये मिनिमम वेज है वहां पे, जो आप ये देखिए रेड लाइन है, तकरीबन 7.25 उनकी एवरेज वेज है। ये तकरीबन लास्ट 60 ईयर से स्टेगनेंट है। ऑल दो कि अगर वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बढ़ती तो ये 3 गुना बढ़ चुकी होती। तो बड़ा क्लियर कट ये आपको नजर आ रहा है कि जी दौलत कंसंट्रेट हो रही है और वहां पे भी गरीबों का कोई अच्छा हाल नहीं है ना, उनके पास उस तरीके से चीजों को मैनेज करना आसान नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भी ये इसके बाद हम इस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये ये प्री टैक्स इनकम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है। तो 1946 से लेकर 1980 तक आप देखें कि टोटल जो ग्रोथ हुई थी वो 95% हुई थी, और इसमें बॉटम 50% के पास भी 102% इंक्रीज हुआ है, जो जो निस्बतन एवरेज इंक्रीज से ज्यादा है। लेकिन 1980 से लेकर उसके बाद 2014 तक सिर्फ 1% इंक्रीज है। और ये सारा इंक्रीज कहाँ गया है? अगर आप टॉप 1%, बल्कि 0.001%, जो बिल्कुल ही आप समझे फिल्दी रिच है, उनके पास जाके देखें कि जो पहले 34 साल थे जंग अजीम दोम के बाद से, उनके पास 57% इंक्रीमेंट हुआ है, और जो 80 के बाद से उनके पास 636% जो है वो इंक्रीज हो चुका है। अच्छा, इसकी दो वजूहत लोग बयान करते हैं कि ये जो एक इसका जो है वो वजह, तो थॉमस पिकेटी एक बड़ा मशहूर फिलोसफी है, इकोनॉमिस्ट है, उसने इसकी वजह ये बताई है कि जी जो कैपिटलिज्म में जनरली दौलत कंसंट्रेट हो रही होती है। सिर्फ जो एक्सेप्शन है वो जंग अजीम दोम के बाद से लेकर 30 साल है, इसलिए कि पूरा स्ट्रक्चर चीजें जो है वो खराब हो गई थी, और उसके बाद जो ग्रोथ हुई उसमें कुछ ना कुछ नीचे वालों को मिल गया। तो उसने कहा कि पूरे 300-400 साल अगर हम कैपिटलिज्म को देखें तो दौलत कंसंट्रेट होती रही, लेकिन ये 30-40 साल एक्सेप्शनल है।
और इसके बाद 2046 1946 से लेकर 1980 के दरमियान ये एक्सेप्शनल एरिया है। अदरवाइज जो है वो दौलत कंसंट्रेट ही हो रही होती है। और उसने उसका हल ये बताया कि अगर ये दौलत इतनी कंसंट्रेट हो रही है और कैपिटलिज्म मार्केट इकोनॉमी को हमें बाकी रखना है, तो हमें जो है वो क्या कहते हैं, एक ग्लोबल वेल्थ टैक्स टाइप की चीज करनी होगी। इसकी दूसरी लॉजिक ये है कि जो जो अक्सर लोग लॉजिक ये दे रहे होते हैं कि 1980 के बाद जब ये दौलत यानी जब अटलांटिक के इस तरफ सदर रैगन साहब मुंतखब हुए हैं उस तरफ और यहाँ पे मार्गरेट थैचर, तो इन लोगों ने पॉलिसी ये बताई कि जी ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया। ये कहते थे कि जी हम जो है रेगुलेशंस कम कर रहे हैं और उसके नतीजे में हम जो हाई एंड के ऊपर जो टैक्सेस हैं अमेरिका में 1946 यानी जो दूसरी जंग अजीम के बाद से लेके 70-80 तक जो मार्जिनल हाई रेट टैक्सेस के थे वो 70-75% तक के रहे। यानी आप एक लेवल के ऊपर जाके आपको 100 रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो आपको 70-80 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता है। सदर रोज वैलेट जो थे इनके जो दूसरी जंग अजीम के बाद उसका ख्याल था कि $25,000 मैक्सिमम डॉलर मैक्सिमम सैलरी होनी चाहिए। तो रैगन साहब ने और थैचर ने का ये ख्याल था कि जी आप मार्केट को बिल्कुल फ्री कर दें और इसमें जो है हाई एंड पे टैक्सेस को कम करें। उसके नतीजे में ये होगा कि ऑल्दो के इनइक्वालिटी बढ़ेगी, दौलत कंसंट्रेट होगी, लेकिन उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि नीचे वालों को भी मिलेगा कुछ ना कुछ। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का उन्होंने कंसेप्ट दिया कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी होगी और उसमें ऊपर वालों का फायदा नीचे भी जाएगा। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि ये ट्रेड ऑफ है इक्वालिटी के दरमियान, एफिशिएंसी के दरमियान। अगर आप इतनी इक्वालिटी का ख्याल रखेंगे तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो अगर ये ट्रेड ऑफ है तो आपको जो है वो अगर आपको अच्छी ज़्यादा तेज प्रोग्रेस चाहिए तो आपको ये जो टैक्सेस कम करने होंगे और ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमी के थ्रू जो है वो नीचे वालों का फायदा होगा। ऑल्दो कि ये बड़ा पावरफुल कंसेप्ट था और इसका इसका बड़ा यानी वो होना चाहिए, लेकिन ये फिगर ने साबित किया कि ये बिल्कुल ही यानी फजूल किस्म का कंसेप्ट था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए कि उसके बाद के 34 साल के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो उससे कम हुई है। जो जंग अजीम दोम के बाद के जो 34 साल थे उसके मुकाबले में तकरीबन 95% से ग्रोथ कम हो गई, 61% हो गई है। और वो और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो 50% बॉटम उनको कुछ भी नहीं मिला। यानी गुज़श्ता 30-40 साल के अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि उनकी सैलरी स्टेगनेंट है, अगर उस वक्त रैगन ये बताता कि भाई हम जो है वो कोई टैक्सेस कम कर रहे हैं और हम रेगुलेशंस कम कर रहे हैं और ग्रोथ भी कम हो जाएगी और नीचे वालों को कुछ नहीं मिलेगा, तो जाहिर है कि लोग बात उसकी नहीं मान रहे होते। लेकिन उसने ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया कि जी नीचे भी फायदा होगा, रेगुलेशंस कम करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे, इसका बेनिफिट हो रहा होगा। ये आप देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको टैक्सेस के रेट दिखा रहा हूँ अमेरिका के अंदर कि जो 1960 में जो टैक्सेस थे अपर ब्रैकेट में 71.4% टैक्सेस थे, हाई ब्रैकेट में 0.1% जो टॉप के लोग हैं वो 70% टैक्स दे रहे थे अपने इनकम, हाई ब्रैकेट में मार्जिनल टैक्स जिसे आप कहते हैं। और अब वो जो 80 में उन्होंने सिग्निफिकेंटली टैक्स कम किए और ये जो है वो 34% पे उनके टैक्सेस आ गए हैं। नीचे वालों के टैक्सेस उतने ही हैं, लेकिन ऊपर जो हाई इनकम पे जो लोग थे उनके टैक्सेस को उन्होंने बड़ी तेजी से कम किया। और उसके साथ साथ ये जो जैसे आप कहेंगे कि बहुत हाई रिच हैं ये लोग, एक तो ये कि इनका टैक्स का रेट कम कर दिया, दूसरा ये कि ये क्योंकि नॉर्मली कंपनियों के शेयर लेके बैठे हुए होते हैं, लैंड परचेज कर रहे होते हैं, उसको सेल कर रहे होते हैं, तो उस पर उनके टैक्सेस होते भी कम है। अगर आपने एक दफा शेयर खरीद लिए और आप बेच नहीं रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी वेल्थ बढ़ती जा रही है, लेकिन टैक्सेशन आपको टैक्स नहीं कर रहा है। तो एक तो ये कि टैक्स रेट कम किया, दूसरा ये कि इन्होंने जो है वो अपनी कंपनियों के हेड ऑफिस ऐसी जगह में बनाए जहाँ पे टैक्स एग्जाम थे। साथ साथ ये कि उन्होंने कैपिटल यानी एक अमेरिका का कमी तरीन सदर के लिए खड़ा हुआ था 10 साल पहले, उसका इफेक्टिव टैक्स रेट 13% आ रहा था। वो उस रेट से भी कम था कि जो यानी जो बॉटम पे या मिडिल लाइन पे जो लोग टैक्स दे रहे हैं। तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि टैक्स रेट कम करने की वजह से दौलत कंसंट्रेट हुई। अच्छा, इसमें एक चीज ये कि एक तो ये इस पूरे सिलसिले में जो बिजनेसमैन है उनका बड़ा फायदा हुआ और क्या कहते हैं उन्होंने अच्छी इनकम खासी कमाई। दूसरा ये कि कुछ वो लोग थे कि जो जो यानी आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर डायरेक्टली तो नहीं मैनेज कर रहे होते चीजों को, वो अपने मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। तो जो सीईओस थे या जो टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने ये बताया कि जी हम कंपनी उसको ऊपर लेके जाएंगे, उसके नतीजे में कंपनी ऊपर जाएगी और आप हमें अच्छे बोनसेस दीजिए, अच्छा हमें शेयर ऑप्शंस दें, इस तरह की चीजें करें। तो 1970 के अंदर एवरेज सैलरी जो थी सीईओ की सैलरी एवरेज सैलरी के मुकाबले में 20 टाइम्स थी। वो बढ़ते बढ़ते जो है वो अगले 20-25 साल के अंदर ये तकरीबन 276 टाइम्स तक पहुंच गई। यानी अगर किसी की 1,000 रुपए सैलरी है तो सीईओ की सैलरी 276,000 सैलरी। और अगर हम अपने माशरे में भी देखें तो ये बड़ा क्लियरली हमें नजर आ रहा होता है, जो बड़े बैंक्स हैं उनकी अगर उनके सीईओ की सैलरी 1 करोड़ रुपए है और एवरेज सैलरी 50,000 है तो 200 गुना का फर्क पड़ जाता है।
इन लोगों ने ये क्लियर ये बताया कि जी अगर हम ये काम करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो पूरी कंपनी प्रोग्रेस होगी, और उसके नतीजे में उनको परफॉर्मेंस बोनसेस दिए गए, उनको रिटेंशन बोनसेस दिए गए। लेकिन उसके ये एक बड़ा अच्छा सर्वे उसमें किया है इन्होंने, दो किस्म की कंपनीज को वो किया है, एक वो जो ये रेड रंग कलर में नजर आ रही हैं, और एक जो है वो ग्रे कलर में। ग्रे कलर में वो कंपनीज हैं कि जो जिनके सीईओ की सैलरी पहले बॉटम के 25% में आती है, और रेड में वो है कि जो टॉप के 25% में आती है, सीईओ की सैलरी मतलब मीडियन से ऊपर है। तो इसमें क्लियरली ये उन्होंने बड़ा अच्छा सर्वे करके बताया कि वो कंपनियां के जो अपने सीईओ वाला को बहुत नॉर्मल किसी की सैलरी नहीं दे रही है, उनकी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर है कि जो बहुत हाई एंड पे सैलरी दे रही है, जहां पे सैलरीज का बहुत वेरिएशन है, उन कंपनी से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दो ग्रुप ने फायदा उठाया, एक तो ये कि जो कारोबारी जो कैपिटलिस्ट थे, जो उनके पास दौलत कंसंट्रेट हुई, साथ साथ मैनेजमेंट में जो टॉप के लोग थे उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से जो उन्होंने इस तरीके से किया कि उनके पास जो है वो मेजर शेयर जो है वो आया, और आप ये देख के हम हैरान होते हैं कि 300 गुना 275 टाइम्स तक की सैलरी उनकी एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी के बराबर हो गई है। अच्छा, इसके